जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम सब कक्षा 7वीं की कलश हिंदी व्याकरण का पाठ 4 कौन सा है, वाक्य विचार, है ना। वाक्य विचार हम पढ़ेंगे। इसके पहले वाली वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा था, वर्ण विचार पढ़ा था, शब्द विचार पढ़ा था ना। वर्ण की परिभाषा क्या थी, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सके उसे हम क्या कहेंगे, वर्ण कहेंगे। और शब्द की परिभाषा क्या पढ़ी थी हमने, वर्णों के सार्थक समूहों को हम शब्द कहते हैं। ऐसे ही वाक्य की क्या परिभाषा पढ़ी थी हमने पिछले वीडियो में, शब्दों के अर्थपूर्ण समूह को हम वाक्य कहते हैं। ठीक है, तो आज यहाँ पर हमारा लेसन आ रहा है वाक्य विचार। अब इसमें देखिए क्या दिया है, खेल नितिन साथ है रहा मयंक के, विधि अच्छे पकोड़े लगते हैं को। तो इसमें कुछ अर्थ निकल रहा है नहीं, यह क्या है, सभी शब्द को क्या है, गलत तरीके से जोड़े गए हैं। तो सार्थक समूह को ही हम वाक्य कहेंगे, यह वाक्य नहीं कहलाएगा। इन वाक्यों में कई शब्द हैं परंतु इन्हें समझने में कठिनाई हो रही है। इन वाक्यों को पढ़िए। नितिन मयंक के साथ खेल रहा है, विधि को पकोड़े अच्छे लगते हैं। इन वाक्यों में शब्दों का क्रम बदलकर इस प्रकार लगाया है कि इनका अर्थ स्पष्ट हो रहा है। तो शब्दों का सार्थक समूह क्या कहलाता है, वाक्य कहलाता है। यानी शब्दों को इस तरीके से जोड़ा जाए कि उसका कोई अर्थ निकले, है ना, कुछ उसका अर्थ समझ में आए, तो वह क्या कहलाएगा, वाक्य। वाक्य के कितने अंग होते हैं, ये हम पढ़ेंगे आगे। वाक्य के 2 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं वाक्य के, 2। कौन कौन से, उद्देश्य और विधेय। कौन कौन से अंग होते हैं, 2, उद्देश्य और विधेय। हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में, उद्देश्य हम किसे कहते हैं, जिसके बारे में बात की जा रही हो। वाक्य में जिसके बारे में कोई बात कही जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। रमन क्रिकेट खेल रहा है, निहारिका गाना गा रही है। उपयुक्त वाक्यों में से पहले वाक्य में रमन और दूसरे में निहारिका के बारे में कहा गया है। ये दोनों इन वाक्यों के कर्ता हैं और यही उद्देश्य है। समझ में आया, उद्देश्य किसे कहेंगे, जिसके विषय में बात की जा रही होती है। किसके विषय में, निहारिका के और रमन के विषय में बात की जा रही है। तो इसलिए ये दोनों क्या है, वाक्य में करता है और यही क्या कहलाएंगे, उद्देश्य। अब हम देखेंगे विधेय की परिभाषा। विधेय हम किसे कहेंगे, तो क्या है विधेय की परिभाषा, किसी वाक्य में जब उद्देश्य या कर्ता के बारे में कुछ बताया गया हो तो वह वाक्य का विधेय कहलाता है। उपर्युक्त वाक्यों में क्रिकेट खेल रहा है तथा गाना गा रही है विधेय है ना। ऊपर के वाक्यों में क्या दिया है, किसके बारे में बात की गई है ऊपर के वाक्य में, देखिए यहाँ देखेंगे हम, ऊपर ऊपर कहा गया है रमन क्रिकेट खेल रहा है। रमन के बारे में बात की जा रही है, इसलिए रमन क्या हुआ, उद्देश्य। अब उद्देश्य के बारे में जो बात कही जा रही है, रमन क्या कर रहा है, रमन क्रिकेट खेल रहा है। तो जो क्रिकेट खेल रहा है वह शब्द क्या हुआ, विधेय हुआ। क्या हुआ, विधेय। और रमन क्या हुआ, रमन हुआ उद्देश्य। समझ में आया, जिसके बारे में बात की जाए वह क्या है, उद्देश्य। और उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है, यानी वो गाना गा रही है, तो यह हुआ विधेय। ठीक है, आगे देखिए, वाक्य में उसकी क्रिया ही मूल विधेय होती है। वाक्य के कर्ता तथा उसके विस्तार, विशेषण, संबंध कारक आदि को छोड़ दें तो शेष अंश विधेय कहलाता है। उदाहरणार्थ उद्देश्य और विधेय क्या होता है, देखो, लड़कियां क्या है, उद्देश्य है, बातें कर रही है। अब लड़कियां उद्देश्य है और उसको उद्देश्य को छोड़कर पीछे जो कुछ भी बचा वह सब क्या हुआ, विधेय। श्रवण ने 500 मीटर की दौड़ जीत ली, है ना। संयम एक दफ्तर में मैनेजर है। तो क्या इससे क्या पता चला हमें कि एक जो मुख्य शब्द जो होता है, उद्देश्य जिसके बारे में बात हो रही है, उसको छोड़कर सारा वाक्य का सारा अंश क्या होता है, विधेय होता है। उपर्युक्त वाक्यों के अंशों को मिलाकर देखें तो ये पूर्ण वाक्य बन जाते हैं। इन वाक्यांशों में लड़कियां, श्रवण ने, संयम वाक्य के उद्देश्य है और विधेय के अंतर्गत आए वाक्यांश कर्ता के बारे में ही बता रहे हैं, अतः यह विधेय है ना। जो करता है, जो उद्देश्य है, उसके अलावा जो शब्द है वह सब क्या बता रहे हैं, कर्ता के विषय में, इसलिए ये सब क्या है, उद्देश्य है। तो उद्देश्य और विधेय का विस्तार।
उद्देश्य और विधेय कभी तो वाक्य में अकेले अकेले आते हैं, परंतु कभी इन्हें स्पष्ट या पूर्ण करने के लिए इनके साथ कुछ अन्य शब्द भी जुड़े रहते हैं। ये जुड़े हुए शब्द ही इनका विस्तार कहलाते हैं। उद्देश्य और विधेय के विस्तार अलग अलग शब्दों के जुड़ने से होता है। जैसे अनिल पढ़ रहा है। यहाँ पर अनिल कब से पढ़ रहा है, वह क्या पढ़ रहा है आदि भाव व्यक्त करने वाले शब्द जोड़ देने से इस छोटे से वाक्य का विस्तार हो जाएगा। अब अनिल पढ़ रहा है, लेकिन कुछ टाइम है क्या, वह क्या पढ़ रहा है ये भी पता नहीं है ना, और कब से पढ़ रहा है ये भी नहीं। यदि ये सब जुड़ जाए तो वाक्य क्या हो जाएगा, ये छोटा सा वाक्य एक बड़े रूप में बदल जाएगा। तो अनिल सुबह 5 बजे से कहानी पढ़ रहा है ना। अब समझ में आया आपको, यह क्या हुआ, उद्देश्य और विधेय का विस्तार हो गया। अब उद्देश्य का विस्तार जानेंगे हम। उद्देश्य का विस्तार निम्नलिखित रूपों में होता है। विशेषण से, तो परिश्रमी व्यक्ति जीवन में उन्नति करता है। यहाँ परिश्रमी शब्द व्यक्ति उद्देश्य का विस्तार है। परिश्रमी शब्द व्यक्ति, ये व्यक्ति क्या है, व्यक्ति उद्देश्य है। किसके विषय में बात हो रही है, व्यक्ति के विषय में। तो ये जो परिश्रमी शब्द है यह क्या है, व्यक्ति उद्देश्य का विस्तार है। व्यक्ति तो है, लेकिन कैसा व्यक्ति है, परिश्रम करने वाला, है ना। तो संबंध कारक से कैसे, रीना की माँ बाजार गई है। यहाँ रीना की शब्द माँ कर्ता का विस्तार है। अब रीना की माँ यहाँ बताया जा रहा है, लेकिन माँ उसके पहले क्या आ रहा है, किसकी माँ, रीना की। तो यहाँ संबंध कारक है ना, संबंध बताया जा रहा है, कहा की के माँ के बारे में बात तो हो रही है, लेकिन किसकी माँ, रीना की माँ। तो यहाँ रीना की शब्द माँ कर्ता का विस्तार है। माँ तो है, लेकिन किसकी माँ है, रीना की माँ है। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ संबंध कारक से परिवर्तन। ठीक है, अब यहाँ देखिए विधेय का विस्तार। जो शब्द क्रिया के कर्म या विशेषण होते हैं वे विधेय का विस्तार कहलाते हैं। विधेय समझ रहे हैं आप। अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा था, उद्देश्य का विस्तार, है ना। उद्देश्य को हम, उद्देश्य क्या, जिसके बारे में बात होती है। ऊपर किसकी बात हो रही थी, रीना की माँ के बारे में, माँ के बारे में बात हो रही थी। किसकी माँ के बारे में, रीना की, है ना। तो यहाँ क्या था, इन संबंध उद्देश्य का विस्तार था। अब क्या आता है, विधेय का विस्तार। विधेय का विस्तार कैसे होता है, जो शब्द क्रिया के कर्म या विशेषण होते हैं वे विधेय का विस्तार कहलाते हैं। जैसे अंश दौड़ रहा है, गायक गाना गा रहे हैं। जो शब्द क्रिया के, है ना, कर्म या विशेषण होते हैं, जो शब्द क्रिया के कर्म या विशेषण है, क्रिया क्या है इसमें, दौड़ना, है ना। कौन दौड़ रहा है, अंश। तो अंश दौड़ रहा है, गायक गाना गा रहा है। यहाँ दो जो शब्द क्रिया के कर्म या विशेषण होते हैं वे विधेय का विस्तार कहलाते हैं। देखिए अब आगे हम देखेंगे। उपर्युक्त दोनों वाक्यों में रंगीन शब्द विधेय का होना प्रकट कर रहे हैं, है ना। ये रंगीन शब्द जो है, दौड़ रहा है, कौन दौड़ रहा है, अंश। अंश क्या है, उद्देश्य। अब गायक गा रहा है, गा रहा शब्द क्या है, विधेय है ना, और गायक उद्देश्य है। तो उपर्युक्त दोनों में रंगीन शब्द विधेय का होना प्रकट कर रहे हैं। जो रंगीन शब्द है वह क्या, किसका, विधेय का होना प्रकट कर रहे हैं। इन दोनों वाक्यों में विधेय का विस्तार करना हो तो इन वाक्यों में कुछ ऐसा जोड़ेंगे। अंश खुले मैदान में दौड़ रहा है। अंश दौड़ तो रहा है, कहाँ दौड़ रहा है ये पता नहीं, कितनी बजे से दौड़ रहा है यह भी पता नहीं, लेकिन अंश दौड़ रहा है ना। तो इसमें यदि उसके विधेय में विस्तार करना हो तो किस तरीके से करेंगे, अंश खुले मैदान में दौड़ रहा है, या फिर अंश खुले मैदान में सुबह 5 बजे से दौड़ रहा है, तो इसका विस्तार हो गया। ऐसे ही गायक गा रहा है, कहाँ गा रहा है, कैसे गा रहा है, क्या गा रहा है ये पता नहीं, तो गायक रेडियो पर गा रहा है। यहाँ जो विधेय है उसका क्या हो गया, विस्तार हो गया। समझ में आया, यानी विधेय को गा रहा है या विधेय, लेकिन इसको विस्तार में यानी बड़ा कर दिया। ठीक है, अब वाक्यों का वर्गीकरण। वाक्यों का वर्गीकरण 2 आधारों पर किया जाता है। कितने आधारों पर बांटा जाता है वाक्यों को, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर।
रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 3, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। अब जब किसी वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय शामिल हो तो इसे सरल वाक्य कहते हैं। सरल वाक्य किसे करेंगे हम? जिसमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो। पिताजी चले गए हैं, रानी क्रिकेट खेलती है। अब संयुक्त वाक्य में क्या है? जब एक से अधिक सरल वाक्य समुच्चय बोधकों द्वारा आपस में जुड़े होते हैं तो वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। राधिका गाना गा रही है और मनु नाच रही है। ये 2 वाक्य है, किससे जुड़े हैं? और शब्द से। इसे हम क्या कहेंगे? समुच्चय बोधक। ठीक है। वर्षा हो चुकी थी, धूप निकल आई थी। ये दोनों सरल वाक्य हैं, लेकिन इसको जोड़ दिया किससे? तथा शब्द से जोड़ दिया, तो ये तथा शब्द क्या है? समुच्चय बोधक। तो ये जब एक से अधिक वाक्यों या समुच्चय बोधकों द्वारा आपस में वाक्य समुच्चय बोधकों द्वारा आपस में जुड़े होते हैं तो वे क्या कहलाते हैं? संयुक्त वाक्य। ठीक है। अगला है मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य किसे कहेंगे? जब किसी वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य तथा दूसरा आश्रित उपवाक्य हो तो उस वाक्य को मिश्रित वाक्य कहते हैं। क्या हो? वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य हो तथा दूसरा उसके आश्रित हो, है ना। जैसे यहाँ उदाहरण दिया है, माताजी ने समझाया। ये एक वाक्य हो गया, लेकिन दूसरा वाक्य क्या है? इस पर आधारित है कि अपना काम स्वयं करो। यह वाक्य क्या है? एक दूसरे पर आधारित है। कल जो पौधा लगाया था वह मुरझा गया। तो एक वाक्य दूसरे पर आश्रित है। उपयुक्त वाक्यों में से पहले और दूसरे वाक्य में माताजी ने समझाया तथा कल जो पौधा लगाया था प्रधान उपवाक्य है और जो क्रमशः कि अपना काम स्वयं करना चाहिए तथा वह मुरझा गया आश्रित उपवाक्यों में से जुड़े हुए हैं। अतः ये मिश्रित वाक्य हैं। समझ में आया? मिश्रित वाक्य किसे कहेंगे? एक वाक्य दूसरे पर आश्रित हो तो वह मिश्रित वाक्य कहलाता है। अब अर्थ के आधार पर कैसे? अर्थ के आधार पर कितने भागों में बांटा है? 8। विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, प्रश्नवाचक, विस्मयबोधक, संदेहवाचक, इच्छावाचक और संकेतवाचक। इन 8 भागों में वाक्य को बांटा है। अब हम देखते हैं यहाँ पहला विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य किसे कहेंगे? जब किसी वाक्य में या वाक्य से कार्य होने का पता चला हो या चलता हो तो वह विधानवाचक वाक्य होता है ना। जब किसी वाक्य में कार्य के होने का पता चलता हो तो वह विधानवाचक वाक्य है। वह खाना खा चुका है या शामू ने नाश्ता बनाया। ये सब क्या है? विधानवाचक वाक्य है। अब दूसरा आता है निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक वाक्य किसे कहेंगे? निषेधवाचक वाक्य में जब किसी वाक्य से एक कार्य के न होने का ज्ञान हो तो वह निषेधवाचक वाक्य होता है। जैसे वह स्कूल नहीं गया था, मैंने आज खाना नहीं खाया, मैंने आज होमवर्क नहीं किया, या फिर मैं आज नहीं नहाया। तो यहाँ नहीं शब्द जो है वह क्या है? निषेधवाचक वाक्य है ना। आज्ञावाचक वाक्य, इसमें क्या होता है? आज्ञावाचक में आज्ञा दी जाती है। जब किसी वाक्य से आज्ञा देने का ज्ञान होता है तो वह आज्ञावाचक वाक्य होता है। इसमें क्या होता है? आज्ञा दी जाती है। तुम फूलों को पानी दो। तुम फूलों को पानी दो, वह अब घर जाए, है ना। इसमें क्या आज्ञा दी जा रही है? अब तुम फूलों को क्या दो? पानी दो, या फिर अब वह घर चला जाए, या फिर तुम बाहर बैठ जाओ, या तुम मम्मी से बात मत करो। इसमें क्या हो रहा है? आज्ञा दी जा रही है। इसलिए कौन सा वाक्य है? आज्ञावाचक। आता है चौथा प्रश्नवाचक वाक्य। जिस वाक्य में किसी से प्रश्न पूछे जाने का ज्ञान हो उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं, है ना। जिस वाक्य से क्या हो? किसी से प्रश्न पूछा जा रहा है, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हारे पास कितने रुपए हैं, है ना, तुम कल मेरे घर आओगे। तो हम यदि ऐसे प्रश्न पूछते हैं किसी से तो वो कैसा वाक्य होता है? प्रश्नवाचक वाक्य होता है। ये बच्चे क्या गा रहे हैं, या तुम कहाँ जा रहे हो। तो ये सब क्या है? प्रश्नवाचक वाक्य है। अगला है विस्मय बोधक वाक्य। 5वां क्या है? विस्मय बोधक। तो जिस वाक्य से घृणा, दुख, खुशी, आश्चर्य और विस्मय का ज्ञान हो उसे विस्मय बोधक वाक्य कहते हैं। छी, इतनी गंदगी, यहाँ क्या हो रही है? घृणा हो रही है।
अरे बाप रे, इतना बड़ा जानवर, विस्मय से देख रहे हैं हम। अरे बाप रे, इतना बड़ा जानवर, आह कितने सुंदर फूल है, खुशी हो रही है हमें यहाँ पर, है ना। और वह बेकसूर था, फिर भी उसे दंड मिला। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ अफसोस हो रहा है। तो विस्मय बोधक वाक्य में क्या होता है, खुशी, दुख, आश्चर्य और विस्मय का ज्ञान होता है। अब आता है संदेहवाचक वाक्य। संदेहवाचक वाक्य में क्या है, जब किसी वाक्य में किसी बात को लेकर संदेह व्यक्त किया जाए तो उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे उसने खाना खा लिया होगा, शायद कल मैं कार्यालय न जाऊं। संदेह हो रहा है ना। शायद उसने खाना खा लिया होगा, या फिर शायद वह सो गया होगा, या शायद पापा कल बाजार नहीं जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पता नहीं है कि ऐसा काम होगा या नहीं, संभावना की जा रही है, इसलिए यहाँ क्या है, संदेह है। ठीक है। अब आता है इच्छावाचक वाक्य। जिस वाक्य में किसी प्रकार की इच्छा, आशा, शुभ कामना तथा आशीर्वाद आदि का ज्ञान हो, से इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। क्या हो इस वाक्य में, किसी भी प्रकार की इच्छा, आशा या शुभ कामना हो तो उसे हम क्या कहेंगे, इच्छावाचक वाक्य। जैसे भगवान तुम्हें सफलता दे, या भगवान करे तुम परीक्षा में पास हो जाओ, या काश मुझे क्या हो, दयानंद पब्लिक स्कूल में दाखिला मिल जाए। या फिर हम ऐसा भी कहेंगे, काश मैं परीक्षा में 90% बना पाऊं, भगवान करे मेरी तबीयत ठीक हो जाए, या फिर भगवान करे तुम खूब तरक्की करो। तो ये सब क्या है, आशा, कामना, है ना, शुभ कामना, आशीर्वाद, ये सब किसमें आते हैं, इच्छावाचक वाक्य में। जो आता है संकेतवाचक वाक्य, जहां एक वाक्य दूसरे की संभावना पर निर्भरता व्यक्त करे, ऐसे वाक्य संकेतवाचक वाक्य होते हैं। जैसे यदि तुम थोड़ी और मेहनत करो तो तुम प्रथम आओगे, यदि वह जाएगा तो मैं भी चलूंगा। यह क्या हो रहा है, संकेत दिया जा रहा है, यदि ऐसा होगा तो मैं भी ऐसा करूंगा। निर्भरता बताई जा रही है, एक वाक्य दूसरे वाक्य पर की संभावना पर निर्भर है ना। यदि तुम थोड़ी देर रुको तो मैं तुम्हारे साथ बाजार चलूंगा, या फिर यदि थोड़ी देर बारिश हुई तो सारा कीचड़ धुल जाएगा। ये सब संकेत बताए जा रहे हैं, इसलिए यहाँ संकेतवाचक वाक्य। अब यहाँ क्या दिया है, वाक्य परिवर्तन। वाक्य परिवर्तन हम कैसे कर सकते हैं, रचना की दृष्टि से। रचना की दृष्टि से वाक्य का परिवर्तन करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि अर्थ में परिवर्तन न हो। वाक्य में परिवर्तन, जैसे सरल वाक्य, रीना के पास एक सुंदर गुड़िया है। संयुक्त वाक्य, रीना के पास एक गुड़िया है और वह सुंदर है। मिश्रित वाक्य कैसे बनाएंगे, रीना के पास जो गुड़िया है वह सुंदर है। ऐसे यहाँ पर देखिए उदाहरण दिया है ख में, सरल वाक्य, अध्यापक पढ़ाने के लिए कक्षा में जा रहे हैं। संयुक्त वाक्य कैसे बनाया इसका, अध्यापक कक्षा में जाएंगे और वे पढ़ाएंगे। और मिश्रित वाक्य, अध्यापक इसलिए कक्षा में जा रहे हैं ताकि पढ़ा सके। ठीक है। अब देखेंगे हम, अभी हमने क्या देखा था, रचना की दृष्टि से परिवर्तन। अब हम देखेंगे अर्थ की दृष्टि से परिवर्तन। ठीक है। अर्थ के आधार पर वाक्यों को प्रश्नवाचक, संकेतवाचक, आज्ञावाचक, विधानवाचक आदि वाक्यों में परस्पर परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे मेहनत करने से सफलता अवश्य मिलती है, यह क्या है, विधानवाचक वाक्य है। जो मेहनत नहीं करता उसे सफलता नहीं मिलती, यह निषेधवाचक, मेहनत करोगे तो सफलता मिलेगी, यह आज्ञावाचक, क्या मेहनत करने में सफलता मिलती है, यह प्रश्नवाचक वाक्य, अरे मेहनत से सफलता मिलती है, विस्मयवाचक वाक्य, शायद मेहनत से ही सफलता मिलती है, संदेहवाचक वाक्य, यदि सफलता चाहते हो तो मेहनत करो, इच्छावाचक वाक्य, है ना, और मेहनत करोगे तो सफलता अवश्य मिलेगी, ये क्या है, संकेतवाचक वाक्य है। ठीक। अब हमने पाठ में क्या पढ़ा, शब्दों का सार्थक समूह क्या कहलाता है, वाक्य कहलाता है। और वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। और रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं, 3। और अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं, 8। और जब एक से अधिक सरल वाक्य समुच्चय बोधकों द्वारा आपस में जुड़े होते हैं तो वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। और रचना की दृष्टि से वाक्य का परिवर्तन करते समय ध्यान रखना चाहिए कि अर्थ में परिवर्तन न हो।
है ना। जब हम रचना के आधार पर वाक्य में परिवर्तन करें तो हमें यह ध्यान रखना है कि जो वाक्य का अर्थ है वह बदले नहीं, हम उसी अर्थ में उसका परिवर्तन करें। तो आपको यह वीडियो देखकर पाठ को 2 बार पढ़ना है और फिर अगले वीडियो में हम इसके प्रश्नोत्तर हल करेंगे।